अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड को 150 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आवंटित की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य को बड़ी राहत देते हुए अतिरिक्त बिजली आवंटित करने का निर्णय लिया। केंद्र ने पश्चिमी क्षेत्र के अनआवंटित बिजली पूल से उत्तराखंड को 150 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। यह आवंटन 1 मई से 30 जून तक प्रभावी रहेगा और इस फैसले से राज्य में बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और आम उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। देहरादून के प्रेम नगर में हुई मुठभेड़ अब कई सवाल खड़े कर रही है। क्या एसएचओ नरेश राठौर और बदमाश अकरम का आमना सामना महज इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? क्योंकि यही वो अधिकारी है जिन्होंने 2017 में अकरम को गिरफ्तार किया था। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पौंधा रोड पर ठेकेदार को गोली मारकर लूट की वारदात के बाद जब पुलिस बदमाशों का पीछा कर रही थी तभी मुठभेड़ हुई। गुजरात नंबर की संदिग्ध कार में सवार बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ जिसकी बाद में मौत हो गई। उसकी पहचान कुख्यात अपराधी अकरम के रूप में हुई जिस पर यूपी उत्तराखंड में हत्या डकैती के करीब 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। वहीं अन्य 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। इस जवाबी कार्रवाई में बदमाश की गोली का शिकार हुए थानाध्यक्ष नरेश राठौर, जिनको देहरादून के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जो फिलहाल स्वस्थ हैं। वहीं लूट और गोली का शिकार हुए ठेकेदार देवराज जिला अस्पताल में भर्ती हैं। पर कार सवार बदमाश पुलिस टीम पर फायर करते हुए अपनी गाड़ी को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए, जिनका पीछा करने पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर दोबारा फायर किया गया, जिसमें एक गोली प्रभारी निरीक्षक प्रेम नगर को लग गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में किए गए जवाबी फायर में एक बदमाश को गोली लग गई तथा अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर। मोबाइल नंबर की आईडी निकालने पर मृतक की पहचान अकरम पुत्र मासूम अली निवासी ग्राम बूटा, थाना भवन, गढ़ी पुख्ता, शामली, उत्तर प्रदेश में के रूप में हुई। दरअसल अकरम और एसएचओ नरेश राठौर का पुराना इतिहास रहा है। 2014 में देहरादून में अधिकारी के बेटे अंकित हत्याकांड के बाद जब अकरम फरार हुआ था, तब 2017 में नरेश राठौर की टीम ने ही उसे गिरफ्तार किया था। अब सालों बाद उसी अधिकारी के सामने फिर से अकरम का आना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या अकरम को पता था कि उसी इलाके में वही अधिकारी तैनात है या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? वहीं ये भी सामने आया है कि अकरम कोर्ट में पेशी के लिए देहरादून आया था और उसी दौरान अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दे रहा था। वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी चोरी की बताई जा रही है। जो अभियुक्त है उसके ऊपर करीब 16 मुकदमे अब तक पंजीकृत जो अभी तक हमारे प्रकाश में आए हैं, लेकिन अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं। एक ड्रेडेड क्रिमिनल ये पहले रहा है, लगातार घटनाओं में एक्टिव रहा है, अभी भी ये एक्टिव ही था। इसलिए इसके जो अन्य साथी हैं उनके पकड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जो आज के दिन जो डेट थी जिसमें इनको जो ये लोग आज आए थे, यहाँ इकट्ठे हुए थे, कौन कौन लोग इसमें पूर्व की घटनाओं में शामिल थे, उनका भी हम लोग इसमें चेक करा रहे हैं। पुलिस को शक है कि इस पूरी वारदात में लोकल कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जिस व्यापारी को निशाना बनाया गया उसकी पूरी रेकी की गई लगती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये सब कुछ अचानक हुआ या फिर पहले से रची गई साजिश थी? फिलहाल पुलिस फरार अपराधियों की तलाश में जुटी है और जल्द पूरे मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट।
देहरादून के पौधा एनकाउंटर पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। एनकाउंटर में मारे गए अकरम के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का दावा है कि अकरम को कोर्ट परिसर के बाहर से ही पुलिस अपने साथ ले गई थी। अब परिजन मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जिससे सच्चाई सामने आ सके। वहीं अकरम की पत्नी का कहना है कि अकरम बुधवार को कोर्ट में किसी पुराने मामले को लेकर पेश होने आया था और अपने वकील के साथ में मिलकर जब वो कोर्ट परिसर के बाहर पहुंचा तो पुलिस ने उसे उठा लिया और बताया कि किसी अन्य मामले में पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। 3:30 बजे करीब वकील के पास से निकले, कोर्ट में तारीख लगाने के लिए गए थे। और 4:30 इन्होंने 4 बजे फिर बात करी, रिश्तेदारी में एक जगह भी बात भी लगाया उनसे। उसके बाद वहीं आईएसबीटी के लिए बैठे थे, वहीं पुलिस ने उठाया। मुझे वकील ने बताया कि क्या नाम, जब यहाँ से जा लिया था मैंने पता करा थाने में, तो थाने उन्होंने कहा कि हमने तो पुराने मामले में उठाया इसे। रिटायर्ड अधिकारी के बेटे अंकित का हत्यारा पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। परिजनों ने बताया है कि देहरादून पुलिस का आभार भी उन्होंने जताया और कहा कि हमें खुशी आरोपी को सजा मिली है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना कि कल प्रेम नगर में पुलिस मुठभेड़ में जो कुख्यात वो था, अकरम नाम का जो डाकू था जिसने हमारे घर में हमारे बेटे की हत्या करी थी, वो मारा गया है। ये सुन के हमको बहुत ही खुशी हुई और सारी पुलिस टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने कि उसको सज़ा दिलाई, मतलब उसको उसके कर्मों की सज़ा मिल गई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सारी पुलिस टीम को हमारा धन्यवाद। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर पहले मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 15 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए नैनीताल के कोटाबाग में एक सरकारी वृद्ध आश्रम खोलने का भी ऐलान किया। बुजुर्गों की अच्छी देखभाल हो, हर जगह पर वृद्धाश्रम बने, उसको लेकर हमारी प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रही है। अनेक जनपदों में हमारे वृद्धाश्रम संचालित हो चुके हैं, खुल रहे हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी इन आश्रमों को चला रही है और जहां पर ये आश्रम अभी नहीं खुले हैं वहां भी हम आश्रम खोल रहे हैं। नैनीताल जिले में भी कोटाबाग में इसके लिए ज़मीन मिल गई है। जल्दी ही वहाँ भी एक अच्छा आश्रम सभी सुविधाओं से युक्त वृद्धाश्रम बनाया जाएगा। अन्य सुविधाएं भी, चाहे हमारी वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, दोनों बुजुर्ग दंपतियों के लिए परिवार में हमने कर दी है। जिन जंगलों से आप लकड़ी नहीं काट सकते, उन जंगलों में अब आप मधुमक्खी पालन का रोजगार पा सकते हैं। धामी सरकार ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में इसकी पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड का 70% भूभाग जंगल का है। इसमें से अधिकांश एरिया रिजर्व फॉरेस्ट का है, जहां बिना अनुमति आप एक टहनी भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन अब आपके गांव, खेतों से लगे जंगल आपकी आजीविका का साधन बनने जा रहे हैं। उत्तराखंड वन विभाग एक ऐसी पॉलिसी लेकर आया है जिसके तहत अब ग्रामीण गाँवों से सटे जंगलों में मौन पालन कर पाएंगे। गुरुवार को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये प्रोजेक्ट देश भर के लिए उदाहरण बनेगा। मौन पालन हमारे राज्य में बहुत बड़ी संभावना है और मौन पालन के लिए, चूंकि हमारा वनों से आच्छादित पूरा राज्य है, जहां 70% से अधिक भूभाग हमारा वनों पर है और बहुत अच्छा एक अच्छी संभावना हो सकती है जो मौन पालन के क्षेत्र में हो सकती है। और ये यहाँ का जो शहद है, मौ है, मौ जानते हैं ना, हाँ, वो औषधीय गुणों से भरपूर है।
ये प्रोजेक्ट वन विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। विभाग का मानना है कि इससे न सिर्फ उच्च गुणवत्ता का शहद प्राप्त होगा बल्कि मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने में भी ये सहायक होगा। बी बॉक्स को जंगल के उन हिस्सों में लगाया जा सकता है जहाँ से हाथी आबादी क्षेत्र या खेतों में प्रवेश करते हैं। हाथी मधुमक्खियों की आवाज से दूर भागते हैं। राज्य में मौन उत्पादन को वन क्षेत्र के माध्यम से किस तरह बढ़ावा दिया जाए ताकि आम आदमी की आजीविका पर इसका प्रभाव पड़े, इसके लिए एक व्यापक मौन नीति को लेकर के चर्चा हुई है, जिसपे वन विभाग और उद्यान विभाग, कृषि विभाग मिलकर के इस पर एक विस्तृत प्रस्ताव लाएंगे ताकि इस प्रदेश में हर न्याय पंचायत स्तर पर मौन पालन को बढ़ावा दिया जा सके। उत्तराखंड का मौन पालन की दृष्टि से देश में 8वां स्थान है। उत्तराखंड में प्रतिवर्ष 3,320 मीट्रिक टन शहद उत्पादन होता है। अब फॉरेस्ट एरिया में भी मौन पालन की अनुमति मिलने से न सिर्फ इसके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देश में ये अपनी तरह का पहला प्रयोग होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कई विधायक अपनी विधायक निधि को खर्च नहीं कर पाए हैं। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार साल 2022-23 से दिसंबर 2025 तक उत्तराखंड के विधायकों को विधायक निधि के रूप में 1314 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन इन 4 सालों में भी विधायक इन पैसों में से करीब 400 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए हैं। विधायक निधि खर्च करने के मामले में सबसे फिसड्डी विधायक निकले किशोर उपाध्याय, जिन्होंने 4 सालों में मात्र 30% विधायक निधि खर्च की है। उनके बाद में नीचे से दूसरे नंबर पर आते हैं प्रेमचंद अग्रवाल और विधायक धन सिंह रावत, जो अपनी 42% धनराशि ही खर्च कर पाए हैं। लेकिन कुछ विधायकों ने अपनी विधायक निधि का पूरा उपयोग किया है, जिसमें पिरान कालियर से विधायक फुरकान अहमद और ज्वालापुर विधानसभा से विधायक रवि बहादुर उन टॉप मोस्ट विधायकों में से एक है, जिन्होंने सर्वाधिक 92% विधायक निधि खर्च कर डाली है। इसके बाद में विधायक सौरभ बहुगुणा, गोपाल सिंह, प्रदीप बत्रा और साथी राजकुमार पौरी का नाम आता है, जिन्होंने अपनी 89% तक विधायक निधि खर्च की है। देहरादून में आईसीएसई और आईएससी का रिजल्ट आउट हो गया है और बोर्ड की तरफ से टॉपर्स का अनाउंसमेंट नहीं किया जाता, लेकिन अपने अपने लेवल पर स्कूल टॉपर्स की सूची चेक करते हैं। 98.6 मार्क्स के साथ में देहरादून के ब्राइटलैंड स्कूल के अगस्त्य ने 12वीं में टॉप किया है। वहीं दून के ही ब्राइटलैंड स्कूल के सोहम ने 10वीं क्लास में 97% के साथ में स्कोर किया है, जिन्होंने कंप्यूटर में 100% स्कोर किया। Natural, be natural. 98.5% overall, and in my favorite subject I got 99, that is biology. I want to pursue medicine and I want to become a really good doctor and take care of people. 97.8 आए हैं और हाईएस्ट मेरे कंप्यूटर्स में है 100, और अभी आगे के लिए तो मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। I scored 98.6% and I'm planning to give JEE. वैसे मेरा इंटरेस्ट इज टुवर्ड्स बिकमिंग अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट, बट आई स्टिल गिव जेईई, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट। उत्तराखंड के देवव्रत पुरी गोस्वामी को पंजाब से सम्मान मिला है। डिटेक्टिव देव के नाम से पहचान बनाने वाले देव को चंडीगढ़ में हुए कार्यक्रम में पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह ने सम्मानित किया है। एक संस्था द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में अलग अलग कैटेगरीज में पुरस्कार दिया गया। डिटेक्टिव देव को कई जटिल मामलों को प्रोफेशनल तरीके से सुलझाने के लिए सम्मानित किया गया। चलिए देखते हैं पहाड़ टॉप 10। कर्णप्रयाग पुलिस ने 1 महीने पहले हत्या के मामले का खुलासा किया है और आरोपी नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। राज्य में 1 दिन के लिए बुलाए गए विशेष सत्र पर कांग्रेस ने कहा कि सत्र बुलाकर जनता के पैसों की बर्बादी की गई। किच्चा में अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम ने छापेमारी की है और रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध न होने पर कार्रवाई की। चमोली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन जारी है। गोपेश्वर तहसील में प्रदर्शन किया गया। मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी।
पंतनगर में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर उद्योग जगत ने चिंता जताई। पिथौरागढ़ प्रशासन ने कुपोषित बच्चों के लिए खास मुहिम शुरू की है, जिसमें सभी जिला स्तरीय अधिकारी कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को गोद लेंगे। कौसानी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट में अचानक से छापा मारा, जिसमें किचन की सफाई और खाद्य गुणवत्ता में गंभीर लापरवाही आई। अल्मोड़ा में दोपहर बाद अचानक से मौसम बदला और तेज बारिश के साथ में जमकर ओले गिरे, जिससे जंगलों की आग बुझ गई। ऋषिकेश में भी हुई बारिश से तेज गर्मी से राहत मिली है। तापमान गिरने से मौसम सुहावना हुआ। शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा स्नान है, जिसके लिए हरिद्वार में ऋषिकुल ऑडिटोरियम में पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग की गई। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। यात्रा के पहले हफ्ते में ही लगभग 1 लाख यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। हर रोज यहां 15 से 16 हजार श्रद्धालु आ रहे हैं। आस्था के संगम के बीच में प्रकृति भी मेहरबान है। पिछले 2 दिनों से मौसम में आए बदलाव के कारण नर नारायण और नीलकंठ पर्वतों पर बर्फबारी हो रही है। देश दुनिया से आने वाले यात्री इस सुहाने मौसम और बर्फबारी के बीच में भक्तिमय वातावरण का भरपूर आनंद ले रहे हैं। मशहूर एक्टर दीप्ति भटनागर ने भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। पूजा अर्चना के बाद में दीप्ति भटनागर ने यात्रा व्यवस्था की जमकर तारीफ की। उन्होंने भारी भीड़ के बावजूद अच्छे मैनेजमेंट और पुलिसकर्मियों के विनम्र व्यवहार की सराहना की और कहा कि इतने लोगों में इतनी अच्छी व्यवस्था एक सराहनीय कार्य है। और मैं 4 धाम की यात्रा कर रही हूँ और ये मेरा आखिरी पड़ाव है जहाँ मैं बद्री विशाल जी के चरणों में आई हूँ। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि यात्रा इतनी अच्छी रही और मैं इस समय चमोली क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर बद्री विशाल जी का बहुत ही भव्य मंदिर है और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की चमोली पुलिस इतनी अच्छी है। उन्होंने मेरे लिए इतने अच्छे अरेंजमेंट किए हैं, मेरे लिए ही नहीं बाकी यात्रियों के लिए भी। यहाँ इतना अच्छा अरेंजमेंट है, इतना अच्छा सिस्टम है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। केदारनाथ यात्रा शुरू होते ही 8 दिन में 2,26,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। हर दिन करीब 19,000 से ज्यादा यात्री बाबा केदार पहुंच रहे हैं और हर दिन बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की और देश और समाज के सुख समृद्धि की कामना की। धाम पहुंचने पर केदार सभा के सदस्यों और मंदिर समिति के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। वहीं कैलाश खेर ने यात्रा व्यवस्था को लेकर सीएम धामी की जमकर तारीफ की। यहाँ के प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, यहाँ के डीएम के लिए, विशाल मिश्रा और उनकी बाकी के सब जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, सबके लिए, सीएम साहब के लिए और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने सनातन का बीड़ा उठाया, धर्म ध्वज उठा ली और जितने भी हमारे स्थल हैं, हमारे तीर्थ स्थल हैं, हमारे पीठ हैं, उनको पुनरुद्धार हो रहा है, पुनरुत्थान हो रहा है। वहीं चारधाम यात्रा पर सीएम धामी ने कहा कि यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। एक हफ्ते में चारों धामों में 5 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये केदारनाथ धाम की तस्वीरें, साथ ही बद्री विशाल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यात्रियों की सुविधा पर विशेष फोकस है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। मई में श्रद्धालु ज्यादा पहुंचेंगे तो यात्रा में और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। चारधाम यात्रा चल रही है और लगभग 1 सप्ताह में 5 लाख से भी अधिक लोगों ने 4 धामों के अभी तक दर्शन कर लिए हैं। और चूंकि अब मई का महीना आने वाला है, इस महीने यात्रा पूरे फुल स्विंग में होगी, तो हमारा सभी प्रयास है कि सभी यात्री यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जाए।
रामनगर के गार्जिया मंदिर में श्रद्धालु की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। गार्जिया मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए चल रहे कामों के चलते आवाजाही रोकी गई है। सिंचाई विभाग का लक्ष्य है कि मानसून से पहले सभी सुरक्षा के कामों को पूरा कर लिया जाए। हालांकि मंदिर के दूसरे छोर पर मां गार्जिया के चरण पादुका लक्ष्मी नारायण मंदिर में रखे गए हैं। वहीं श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2010 की बाढ़ के चलते गार्जिया मंदिर के टीले पर दरारें आना शुरू हो गई थी, जिससे खतरा बना रहा था। हालांकि इसके बाद में सिंचाई विभाग ने 2024 में पहले चरण का काम सुरक्षा को लेकर किया। अब दूसरे चरण का काम किया जा रहा है।